क्लास के सभी बच्चों को नमस्कार। हमारा जो 10वीं क्लास का पहला जो लेसन था संसाधन एवं विकास, उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने भू संसाधन से पहले का जो पोर्शन था वो हमने क्लियर कर लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम जो भू संसाधन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भू संसाधन यानी कि भूमि एक संसाधन है। इस भूमि के ऊपर हम कृषि करते हैं, इस भूमि के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, परिवहन कार्य करते हैं, संचार व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार जो भूमि है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जितने भी संसाधन हैं उनसे सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट संसाधन है वो भूमि है। ये आपने ध्यान रखना है। तो भूमि जिसके ऊपर अपन रहते हैं, उद्योग लगाते हैं, जिसके ऊपर परिवहन व्यवस्था की जाती है, वो सभी कार्य हम इसके ऊपर करते हैं। तो भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब भूमि जो है भारत में की ये जो भारत है हमारा, इस भारत के ऊपर देखो, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारा कुल भारत का क्षेत्रफल है। 32.8 ये हमारा क्षेत्रफल है। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला जो है ये पर्वतीय इलाका है। भारत का उत्तर में ये पर्वतीय इलाका है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय जो भाग है, पर्वतीय जो भूमि है भारत की, वो 30% है। ये पर्सन इम्पोर्टेंट है कि भारत की पर्वतीय भूभाग कितना है, 30% है। यानी कि 30% भूमि के ऊपर हमारे देश में पर्वत फैले हुए हैं। और 30% भूमि और 43% भूमि जो हमारी कैसी है, वो मैदानी है। देखो ये आपका ये जो इलाका है, ये इलाका, ये क्षेत्र जो है ये मैदानी भाग है। ये मैंने ये डार्क कर दिया। ये उत्तरी विशाल मैदान है जो देश के कुल भूमि का 43% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद जो नीचे वाला जो एरिया, ये इलाका है, ये है आपका पठारी भाग है। ये हमारे 27% भाग पर फैला हुआ है। पठार कितने प्रतिशत भाग पर है, 27% भाग पर। तो पर्वत हमारे हैं 30% भाग पर। ये जो हिमालय पर्वत, ये जो ऊपर वाला जो इलाका है ये पर्वतीय इलाका है। 30% पर पर्वत हैं, 43% पर मैदान है और 27% पर क्या है, पठार हैं। देखो ये इस देखा हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में 43% भूभाग पर मैदान है, जिसके ऊपर अपन कृषि करते हैं, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कृषि और उद्योग लगाते हैं। मैदानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं, उद्योग धंधे किए जाते हैं। समतल भूभाग होते हैं मैदान, जिसमें हमारा देश का सबसे बड़ा मैदानी भाग है उत्तरी विशाल मैदान, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के नदियों द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है 30% जो इलाका है भारत का, वो कैसा है, पर्वतीय है, जिसमें हिमालय पर्वत आता है। हमारे विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, मैकाल, महादेव, ये पश्चिमी घाट वाला है, पूर्वी घाट वाला है। और जो हमारा ऊपर हिमालय पर्वत है, ये ऊपर हिमालय क्षेत्र है, ये पर्वतीय प्रदेश है। ये हमारे देश में 30% भाग पर फैला हुआ है। इस पर्वत का क्या फायदा है, मैदान का क्या फायदा है? मैदान में कृषि होती है। पर्वत हमें वन संसाधन देते हैं, पर्वतों पर बहुत सघन वन है। पर्वत हमें नदियां देते हैं, सदा नीरा जो नदियां हैं, 12 मासी जो नदियां हैं, वो पर्वतों से ही निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा हैं। तो पर्वतों के फायदे क्या हैं? इनसे नदियां निकलती हैं, वन संसाधन पाए जाते हैं, मैदानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं। तीसरा जो हमारा जो पार्ट है वो है हमारा पठार। इस भूमि संसाधन में तीसरा है पठार, जो 27% भाग पर फैला हुआ है। 27% भाग पर हमारे देश में पठार हैं। ये जो मुख्य रूप से दक्षिण का पठार है, ये दक्षिण में जो नीचे का जो भाग है, जो आपका कर्क रेखा से नीचे वाला जो इलाका है, ये पठारी भाग है। 27%। पठारों में का क्या लाभ है? पठार हमें खनिज संसाधन देते हैं। पठार हमें क्या देते हैं भाई? खनिज देते हैं जी। खनिजों का प्रमुख भंडार जो है वो पठारों में पाया जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार दुनिया में प्रसिद्ध है, ये छोटा नागपुर का पठार है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का जो ये क्षेत्र लगता है, ये छोटा नागपुर का पठार है। इसको भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर कहा जाता है इसको भाई। इसमें जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, खनिजों में जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला है, ठीक है। इसमें वन भी पाए जाते हैं,
ये जैसे मध्य प्रदेश में खूब वन है, और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है वो कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये पठारों में आता है। तो पठारों के हमारे लाभ क्या हैं? इनसे खनिज मिलते हैं, जीवाश्म जिसमें जीवाश्म ईंधन कोयला है, वन भी पाए जाते हैं। हमें पर्वत हमें 12 नदियाँ देते हैं, और मैदान हमें कृषि के लिए उपजाऊ भूमि देते हैं। ये हमारा जो व्हील डायग्राम बना रखा है, क्लासिफिकेशन दिखा रखा है, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से आप कॉपी में इसको बनाना। जब हम क्वेश्चन लिखवाएंगे तो ये जो 30% भाग है हमारा ये पर्वत का है, ये पर्वत हैं, और ये आपका 43% ही ये मैदान है, और आपका ये 27% क्या है भाई? पठार। ये ध्यान रखना है। ये भारत का ये कई बार भिवानी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, कितने पर पठार हैं, कितने पर पर्वत हैं। तो पर्वत हमारे 30% पर हैं, पठार 27% पर हैं, और मैदान हमारे 43% भाग, यानी कि सबसे अधिक भारत की जो भूमि है वो मैदानी है। कैसी है? मैदानी भूमि है। ये आपने ध्यान रखना है कि भारत का सबसे अधिकतर भूभाग मैदानी है। ये एक बहुत ही अच्छा इस व्हील डायग्राम कंपेयर कर रखी है। दो अलग अलग समय के जो पीरियड हैं उनकी कंपेयर है इसमें। ये देखो, ये तो है हमारा 1960-61 में जो भूमि का उपयोग था भारत में, जो हमारी 32,87,263 जो भूमि है, भारत की जो कुल भूमि है, उस कुल भूमि का जो यूज है उसके बारे में दिखा रखा है। उसकी कुल भूमि का यूज जो 1960-61 में क्या था? सबसे, वैसे आज भी और उस टाइम पर भी भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 1960-61 में 46.26% जो भूमि थी वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी। किसमें थी? कृषि योग्य थी भूमि हमारी, यानी कि हमारी जो भूमि का 46.26 भाग पर कृषि करते थे लोग। क्या करते थे? कृषि करते थे। उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रकार की जो भूमि का यूज होता है हमारे देश में 1960-61 की बताता हूं मैं, 18.11 ये वन वाली भूमि है। उस टाइम पर जो वनों वाली भूमि थी 1960-61 में 18.11 थी। आज जो वन वाली भूमि है वो 23.3% है। आज हमने वन क्षेत्र बढ़ा लिया है 1960-61 की बजाय। ये वन क्षेत्र कुछ देखो, पर्यावरण विशेषज्ञ जो हैं वो कहते हैं कि किसी देश के पर्यावरण को सही रखना है तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये ध्यान रखना है कि किसी देश के पर्यावरण को शुद्ध रखना है, सही रखना है, तो कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो हमारी 1960-61 में जो कृषि योग्य भूमि थी वो 46.26 थी, और ये हमारा 2014-15 का जो हमने कंपेयर कर रखी है इस 1960-61 के साथ, तो उस 2014-15 में हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो 45.5% है। हमारे देश की कुल भूमि का 45.5% भाग पर कृषि की जाती है, कृषि क्षेत्र है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, दुनिया का, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी कुल भूमि का लगभग 45-46% भाग पर कृषि की जाती हो, वो अकेला भारत ही है। भारत में कुल भूमि का सबसे अधिक भूमि पर कृषि की जाती है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ये वन वाली जो भूमि थी उस टाइम पर 18.11% थी। आज हमारी वन वाली भूमि 23.33% है। तीसरी जो हमारी भूमि है वो तीसरे नंबर पर भूमि है हमारी, ये है ये 18.18 1960-61 में 18.18 जो थी वो क्या थी? हमारी प्रति भूमि थी। प्रति भूमि वो भूमि होती है जो जिसमें प्रति भूमि ऐसी भूमि जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं? कृषि कार्य करते तो हैं, लेकिन 1-2 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिसको अपन देसी भाषा में साडू भूमि बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2-3 वर्ष के लिए क्या करते हैं? खाली छोड़ देते हैं अपने खेत को ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। उस टाइम पर क्या था कि उर्वरक नहीं थे, सुविधाएं नहीं थे, तो 60-61 में क्या थी? 18% हमारी प्रति भूमि थी। आज जो हमारी प्रति भूमि है वो लगभग 5.5 यानी कि लगभग 6% हमारे देश की प्रति भूमि है। इतना हमने प्रति भूमि को कम कर लिया है, यानी कि हम जो ऐसी भूमि जो 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती है उसका
क्षेत्र कम कर लिया गया है, क्योंकि हमने ट्रैक्टरों द्वारा, यंत्रों द्वारा हमारी भूमि को अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया है, तो उसके क्षेत्र हमने कम कर लिया है 5.5%। उस टाइम पर जो 60-61 में 18% भूमि ऐसी थी जिसको हम बिना कृषि किए खाली छोड़ देते थे 1-2 वर्ष के लिए, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। अगली जो भूमि का जो यूज है, भूमि का जो प्रयोग है, जो 8.7% दे रखा है आज 14-15 में, उस टाइम पर 60-61 में क्या था, लगभग 4.95%। क्या है ये है हमारी ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में यूज होती थी। गैर कृषि कार्य जिसमें जो उद्योग धंधे आ जाते हैं, उद्योग धंधे हैं, परिवहन के लिए रोड बना दिया, रेलवे लाइन बना दिया, ऐसी भूमि भारत में यूज होती थी उस टाइम पर केवल 4.95%। लेकिन आज हमने लगभग 8.7 यानी कि 9% जो भूमि हमारी ऐसी है जिस पर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। गैर कृषि कार्यों में क्या जाते हैं, रेलवे लाइन बिछा दी उस भूमि पर, सड़क बिछा दी और उसके ऊपर उद्योग लगा दिए। औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या है, औद्योगिक विकास होने के बाद क्या है कि हमारी जो भूमि है उद्योगों में क्षेत्र में बढ़ गई है। तो हमारी आज लगभग 8.7% भूमि क्या है, उद्योग धंधों में, गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। और 1960-61 में 4.95% ही गैर कृषि कार्यों में लगी हुई थी। ये हमारा भूमि उपयोग का कुछ प्रारूप है। बाकी ये देखो, अब भू उपयोग मैंने बता दिया कि जो भूमि का उपयोग किस किस कार्य में होता है वो उसको भूमि उपयोग कहा जाता है। हमारी जो भूमि है उसका किन किन कार्यों में भूमि का उपयोग किया जाता है उसको भू उपयोग कहा जाता है। भू उपयोग वनों के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या है, आज लगभग 22% भाग पर क्या है, वन है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि 46%, लगभग 46%। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी 46% कुल देश की कुल भूमि का 46% भाग पर कृषि कार्य किए जाते हों। तो दूसरी जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, वन भूमि है, और मन दूसरे बताया था प्रति भूमि बताई थी, ये हमारे देश के में भूमि का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसमें एक टॉपिक ये भी अच्छा है, जो प्रति भूमि होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्रति भूमि 2 प्रकार की, एक तो वर्तमान प्रति भूमि। वर्तमान प्रति भूमि वह जो 1 वर्ष के लिए कम समय के लिए खाली छोड़ी जाती है उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए, ये वर्तमान प्रति भूमि होती है। दूसरी होती है पुरानी प्रति भूमि। दूसरी क्या होती है, पुरानी प्रति भूमि होती है, जो 2, 3, 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती है, ये पुरानी प्रति। दूसरी होती है पुरानी प्रति भूमि। वर्तमान तो 1-2 वर्ष के लिए छोड़ी जाती है, और पुरानी प्रति भूमि 3-4 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती है। भाई, ये प्रति भूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान और पुरानी प्रति भूमि। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पर्यावरण विशेषज्ञ में बताते हैं 33% भाग पर वन होने चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा ये इम्पोर्टेंट है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर। यदि हमारे अपना पर्यावरण सही रखना है तो 33%, कम से कम 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। ये ध्यान रखना है कि कितने भूमि पर वन होने चाहिए। किसी देश के पर्यावरण को सही रखने के लिए 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। हाँ, भूमि का निम्नीकरण, हमारी जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसकी क्वालिटी में, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। वो क्या क्या कारण हैं कमी आने के, वो अनेक कारण हैं। उसके कारण क्या हैं, देखो, एक तो हम ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं खेतों में, उससे भी हमारी भूमि निम्नीकरण हो जाती है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे बाप दादा जो हैं, वो करते आए हैं। इसी के ऊपर उन्होंने अपनी कृषि की है, निवास किया है। इसके ऊपर भोजन के लिए कृषि, मकान, कपड़े आदि मूलभूत आवश्यकताएं, जो रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, वो इस भूमि के ऊपर ही पूरी की हैं। ये आपको पता है कि भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो गई है। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में कि भारत की कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। निम्नीकृत का मतलब होता है खराब हो गई है,
पतन हो गया है, भूमि का कटाव हो गया है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, हमारी भूमि क्या हो गई है इस समय, निम्नीकरण हो गया है, जिसमें 28% भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है वो वनों की से हुआ है, वनों की कटाई करने से हुआ है। वन काटने से हमारी भूमि भी खराब हो जाती है। क्यों? जो वन होते हैं वो वन अपने जड़ों में मिट्टी को जकड़े रखते हैं और उसका निम्नीकरण होने से रोक देते हैं, कटाव से रोक देते हैं। तो वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि वन लगाने से भूमि खराब नहीं होती, भूमि का संरक्षण हो जाता है। 56% जो क्षेत्र है हमारी भूमि का वो अपरदित हो गया है। अपरदित क्षेत्र 56% अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और अक्षारीय। 56% जल से भूमि खराब हो गई है। जल, बाढ़ आ जाती है नदियों में, जिससे हमारी भूमि कट जाती है। तो 56% जल से और 28% भूमि वनों की कटाई से, और बाकी हमारी भूमि कुछ जैसे गुजरात का कच्छ का रण है, वहाँ पर लवणीय और अक्षारीय है, उससे भी हमारी मिट्टी खराब हो गई है। लवणों से ज़्यादा लवण हो जाते हैं ना, पीएच वैल्यू होती है 0 से 7 के बीच में होती है, 0 से 7 और 7 से 14, 0.7 पीएच वैल्यू होगी तो अम्लीय होती है, 7 से 14 होगी तो अक्षारीय होती है। तो अम्ल खट्टे होते हैं, अक्षार कड़वे होते हैं। तो मिट्टी में जो अम्लीय और अक्षारीय मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, लवण बढ़ जाएंगे तो भी खराब हो जाएगी मिट्टी, अक्षार बढ़ जाएंगे तो भी खराब हो जाती है मिट्टी। तो ये इससे भी हमारी मिट्टी खराब हो गई है। मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान का जो इलाका लगता है वहाँ निम्नीकरण हुआ है लवणीय से और अक्षारीय से। अगली जब बात है खनन के उपरांत, हाँ, खनन, जब हम खनिज निकालते हैं धरती के नीचे से खोदकर, जब खनिजों को निकाला जाता है उससे भी खाइयाँ बन जाती हैं और वो गुफाएं बन जाती हैं, खाने बन जाती हैं। उससे हमारी मिट्टी खराब हो जाती है, धंस जाती हैं, उसके ऊपर जो भूमि होती है वो नीचे धंस जाती है और ऐसी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, खराब हो जाती है। ये हमारे अधिक सिंचाई करने से। पंजाब में प्रश्न आता है कि पंजाब हरियाणा में भूमि अधिक निम्नीकृत किस कारण से हुई है? पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई करने से। ये 1 नंबर का प्रश्न आया था भिवानी बोर्ड की परीक्षा में कि हरियाणा और पंजाब में भूमि अधिक निम्नीकरण किस कारण हुई है, भूमि खराब होने का कारण बताइए हरियाणा और पंजाब में। तो आपने बताना है अधिक सिंचाई, अति सिंचाई। हमने आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए हमारे खेतों में। यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो हमारा जो खेत है, हमारी जो भूमि है वो क्या हो जाती है, निम्नीकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा खेत में पानी नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है उससे ज़्यादा सिंचाई करने से? उससे जल क्रांता यानी कि सेम की समस्या बढ़ जाती है। धरती का जो जल है वो ऊपर, चवा बोलते हैं जिसको, वो ऊपर चढ़ जाता है, जिससे हमारी भूमि खराब हो जाती है। फिर जो सीमेंट के कारखाने हैं, चूने का जो पत्थर पीसा जाता है, वो कण क्या हो जाते हैं, वो हमारी मिट्टी के ऊपर बैठ जाते हैं और उससे वायु में धूल कण बढ़ जाते हैं और उससे भी हमारी मिट्टी खराब हो जाती है। ये कुछ मिट्टी के खराब होने के, भूमि के खराब होने के कुछ कारण इसने बताए हैं। फिर ये आपको बताता है मृदा संसाधन। हाँ, इसमें प्रश्न आ जाता है कई बार कि भूमि को निम्नीकरण होने से, भूमि को खराब होने से बचाने के लिए उपाय बताएं। तो आप बिल्कुल ईजी आप बता सकते हो कि जो हम जिसके कारण से भूमि खराब होती है वही हमारे उपाय हैं। जैसे वन लगाना चाहिए, अधिक से अधिक वन लगाओ, वन लगाओ अधिक से अधिक। क्यों? पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रखते हैं, मिट्टी को निम्नीकरण नहीं होने देते। दूसरा क्या करो, सिंचाई जो है, अधिक सिंचाई पर रोक, सिंचाई पर रोक, जो अधिक सिंचाई करते हैं उस पर रोक लगा दीजिए। और पर्वतीय इलाकों पर क्या है, सीढ़ीदार खेत बना दीजिए। सीढ़ीदार, जैसे ऊपर से पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सीढ़ीदार खेत बनाएंगे तो उससे मिट्टी कटना कम हो जाएगी। एक क्या है कि जो कृषि योग्य भूमि होती है उसके ऊपर पशुचारण पर रोक लगा दीजिए। खेतों में जो कृषि योग्य भूमि है ना, उस पर पशुचारण पर रोक लगा दोगे तो भी मिट्टी खराब होने से बच जाएगी। क्योंकि पशुओं के पैरों से उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, कट जाती है। ये कुछ उपाय हैं। एक बहुत अच्छा एक उपाय और है कि रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होती है? रक्षक मेखला में हम क्या करते हैं, रक्षक मेखला में पेड़ों को एक लाइन में, कतार में लगाया जाता है। ये प्रश्न आ लिया है
बोर्ड की परीक्षा में कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, तो आपने बताना है कि जब पेड़ों को एक कतार में, एक लाइन में, एक रेखा में लगाया जाता है तो उसको रक्षक मेखला कहते हैं। वो क्या फायदा देती है रक्षक मेखला? जब तेज गति से हवा चलती है तो ये पेड़ जो होते हैं लाइन वाले, ये उस हवा को रोक लेते हैं, उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी उड़ने से, कटाव होने से बच जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उपाय आ जाते हैं मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय, तो उसमें एक रक्षक मेखला भी है। बांध बना करके भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। कल हमारा टॉपिक रहेगा मृदा संसाधन। आज हमने पढ़ा है भू संसाधन। अब कल जो हमारा मृदा संसाधन अच्छा टॉपिक है इसी पाठ का, इसको हम कल पढ़ेंगे। जो आज मैंने पढ़ा है बच्चों, उसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, समझ लेना। नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। मृदा संसाधन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।